हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आप सभी अच्छे से हैं? बहुत अच्छे हैं। सो टुडे आज हम ग्रामर का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये चैप्टर बड़ा ही कॉमन चैप्टर है जिसे आप कक्षा 4th, 5th, 6th से पढ़ते चले आ रहे हैं, परंतु फिर भी क्लास 10th, 11 में आने के पश्चात भी आप इनमें गलतियाँ करते हैं। From my experience, I have come to know that there are certain common types of mistakes which students are doing while writing answers in their examination, and these things recur time and again. जैसी गलतियाँ आप 9 में किए वही 10 में कर रहे हैं, उसी तरह की गलतियाँ आप 11th में भी कर रहे हैं, और ये जो गलतियाँ हैं ये लगातार होती चली आ रही हैं, और ये आपके थॉट प्रोसेस का, जिसमें कि वॉइस है, उस थॉट प्रोसेस में ये गलतियाँ मानो है जैसे कि छप के चली आई। तो इस थॉट प्रोसेस से इन गलतियों को कैसे सुधारें और वॉइस को हम किस प्रकार बिना गलती के सही कर सकें एग्जामिनेशन में, हम इस बेस से, इस आधार पर इस चैप्टर को आपको पढ़ाने आपके सामने जा रहे हैं। इसलिए यदि आप मेरी इस कक्षा को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से मेरे बताए हुए निर्देशों का अनुपालन करेंगे, फॉलो माई डायरेक्शंस, तो आई एम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि जो गलतियाँ वॉइस में आप करते चले आ रहे हैं वो गलतियाँ नहीं होंगी। इसके अलावा यदि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी यदि आप आगे बैठते हैं तो ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं ग्रामर का ये चैप्टर जिसका नाम है वॉइस। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं वॉइस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको वॉइस चैप्टर को मास्टर करने के लिए आपको आना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना होने की वजह से अधिकांश स्टूडेंट्स में बहुत सारी प्रकार की गलतियाँ होती हैं। तो वॉइस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ 5 ऐसे चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें मास्टरी होनी चाहिए, जिसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। जब हम इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो वॉइस समझना और करना आसान हो जाएगा। शायद पुस्तकों में इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया जाता, लेकिन अपने अनुभव पर मैं ये कहता हूँ कि ये जो 5 चीज़ें हैं जिसके बिना आपको वॉइस नहीं पढ़ना चाहिए, वो 5 चीज़ें हैं। नंबर 1, टेंसेस। टेंसेस का मतलब होता है विशेषकर जो वर्ब्स हैं। टेंसेस का मतलब, टेंसेस का रिलेशन वर्ब से है। तो यदि आप टेंसेस पर मास्टरी आपकी हासिल है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको वर्ब्स के बारे में अच्छी तरह से पता है और वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। वर्ब्स के बारे में हम केवल अभी इतना ही बता रहे हैं कि वर्ब्स को हम बेसिकली 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम एक बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, और दूसरा बोलते हैं नॉन ऑक्सिलरी। अभी इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो हमें बेसिकली टेंसेस के बारे में ये पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। तो यदि उसका डेफिनेशन नहीं पता है तो कम से कम हम उसको पहचान सकें कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये नॉन ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है। अब आगे दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें जानना है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो क्या होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? किसी भी सेंटेंस में आप जानते हैं क्लास 1 से लेकर के ऑनवर्ड्स, इफ़ यू सी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर के प्रथम चैप्टर में सबसे पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ाया जाता है। आप सभी और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको बहुत इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, और यही एक कारण है जिसकी वजह से आगे आकर इस तरह की परेशानियां जो कि वॉइस में, नरेशंस में इत्यादि में होती हैं, ये बच्चे करते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जब बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ आता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यानी हमें यह भी पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि सब्जेक्ट किसका और ऑब्जेक्ट किसका। हियर इट इज रिटन, यू कैन सी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी जो सेंटेंस में वर्ब है उसका सब्जेक्ट और जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट, ये हमें पता होना चाहिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये ऑफ ए वर्ब का क्या मतलब, यदि मैं ऑफ ए वर्ब ना लिखूं, केवल सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट लिखूं तो क्या दिक्कत है? यस, उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ वर्ब का नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन का भी हो सकता है। Therefore, it is important for us to understand the difference between object of a verb and object of a preposition, right? So, voice पढ़ने के लिए हमें subject of a verb and object of a verb पहचानना जरूरी होगा, और ये हम कैसे पहचानेंगे ये हमें आना चाहिए, अदरवाइज हम वॉइस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो चौथी चीज हमें जानना है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी शायद आपके ग्रामर की क्लासेस में, ग्रामर के बुक्स में यू विल बी फाइंडिंग सेकंड और थर्ड चैप्टर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यू हैव बीन स्टडिंग राइट फ्रॉम क्लास 2 ऑनवर्ड्स। 1 में भी कहीं कहीं मिलता है। सो नाउ यू हैव बीन स्टडिंग अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यू हैव बीन स्टडिंग अबाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यू हैव बीन स्टडिंग, आप पढ़ते आ रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं और ये 5 प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ये भी आपको आना चाहिए। कम से कम इसकी एक बेसिक आइडिया आपके मन में होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला जो 5वां इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वॉइस वर्सेस नरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉइस और नरेशन में कन्फ्यूजन पैदा होता है। स्टूडेंट्स नरेशन के रूल को वॉइस में ला देते हैं और वॉइस के रूल को नरेशन में लेके डाल देते हैं। तो हमें डिफरेंस समझना होगा कि हम कैसे पहचाने कि ये वॉइस का रूल लगेगा कि इसमें नरेशन का रूल लगेगा, वॉइस और नरेशन में डिफरेंस क्या है, ये हमें समझना जरूरी है। ये 5 चीज़ें, इफ यू अंडरस्टैंड 5 थिंग्स वेल, देन यू कैन डू वॉइस विदाउट एनी कंफ्यूजन करेक्टली, यानी आप वॉइस के प्रॉब्लम्स को बिना कंफ्यूजन के सही सही कर सकेंगे। तो बच्चों, students, what will we do today out of the 5 things, 5 basic things that we have to have a general knowledge about, that I told just now. What are they? इसका अर्थ ये है कि जो 5 आधारभूत चीज़ें प्रायर नॉलेज के रूप में हमारे पास जो होनी चाहिए वो क्या था, क्या आपको याद है? यस, पहला चीज़ था टेंसेस एंड वर्ब्स, यानी पहला हमको एक बेसिक आइडिया हमारे पास होनी चाहिए कि हम टेंस को पहचानें और वर्ब को पहचानें। दूसरा हमने जो बात कही थी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। शायद आपको याद है कि वाक्य में सेंटेंस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तीसरी चीज़ हमने बात, या चौथी चीज़ हमने जो कही थी वो ये था कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, यानी वाक्य जो होता है वो कितने प्रकार का होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है उनका। और 5वां हमने चीज बताया था कि वॉइस और नरेशन में क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस है, हम कैसे समझेंगे कि इसमें वॉइस की बात कही जा रही है और कैसे समझेंगे कि इसमें नरेशन की बात है, ये डिफरेंस हमें जानना चाहिए। इन 5 चीज़ों में जो प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी हमने आपको बताया था टेंसेस के बारे में, यानी सबसे पहला चीज़ जो जानना आपको जरूरी है कि टेंस के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। So you must be well aware with the tenses and its kinds, and tenses are related with verbs, you know. Tenses verbs यानी क्रिया से संबंध होता है। टेंस का संबंध, काल का संबंध क्रिया से होता है। Tenses are related with verbs. So whenever we have to say something about tense, we must focus on verbs only. Okay? So my step 1 will be, first of all, I will take up the general description about verbs, and through examples हम ये चाहेंगे, दिखाएंगे कि वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। ये एग्जाम्पल से हम मिल करके देखेंगे। तो पहला स्टेप हमारा है टेंस के बारे में एक ओवरव्यू करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि प्रायर नॉलेज के रूप में सबसे पहला स्टेप 1 है वर्ब्स और टेंसेस के बारे में जानना।
ठीक है, verbs and tenses these are very important. This is step number 1. मैंने जैसा बताया tenses का मतलब verb से होता है. Now यहाँ पर आपके सामने 4 examples दिए गए. There are 4 sentences, right? Let us read these 4 sentences very carefully. इन चारों sentences को हम ध्यान से पढ़ें. पहला sentence है he went to see the movie, right? Second sentence is I saw her playing cricket. Third sentence is Dilip is playing cricket. And fourth sentence is Roma can play cricket. Right? Good. तो ये 4 सेंटेंसेस में हम पहले हर एक सेंटेंस को एनालाइज करते हैं और एनालाइज करेंगे. एक बात को ध्यान में रखें. वो बात क्या है? हम लोग पढ़ रहे हैं टेंसेस और वर्ब्स के बारे में. तो हमें सिर्फ फोकस करना है वर्ब्स को पॉइंट आउट करना. वर्ब्स को पॉइंट आउट करना. अब टेंसेस में वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये बात की बात है. सबसे पहले हम वर्ब्स को पॉइंट आउट करें. तो लेट अस सी सेंटेंस नंबर 1. ही वेंट टू सी द मूवी. अच्छा, वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड होता है, राइट? सो लेट अस सी व्हाट आर द एक्शन वर्ड्स यूज्ड हियर. आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर से अंडरलाइन है वेंट और दूसरा सी, राइट? सेकेंड सेंटेंस में देखिए आई सॉ हर प्ले क्रिकेट. इसमें यहाँ सॉ और प्ले ये दोनों एक्शन वर्ड्स. थर्ड सेंटेंस में देखिए दिलीप इज प्लेइंग क्रिकेट. यहाँ पर इज भी आया है और प्लेइंग भी है, प्लेइंग क्रिकेट. एंड रोमा कैन प्ले क्रिकेट. यहाँ पर प्ले है वर्ब और उसके साथ कैन के यूज किया. नाउ लेट अस सी हाउ दीज वर्ब्स हैव बीन यूज्ड. ये वर्ब कैसे यूज किए गए हैं. फर्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं कि वेंट और सी दोनों यहाँ पर वर्ब का काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों के यूज में डिफरेंस है. दोनों के यूज में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेंट के पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ या टू नहीं लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर सी के पहले एक प्रीपोजिशन टू लगा दिया है, राइट? ध्यान से देखिए यहाँ पर वेंट प्रिंसिपल वर्ब यानी मुख्य क्रिया है, राइट? और यहाँ पर सी मुख्य क्रिया नहीं है क्योंकि इसके पहले टू का प्रयोग किया गया है. तो ये कंफ्यूजन सबसे पहले आप दूर कर लीजिए. किसी सेंटेंस में यदि 2 वर्ब्स दिखाई पड़ते हैं आपको और एक वर्ब के पहले टू लिखा होता है, TO2, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, राइट? या वर्ब में ING लगा होता है, तो हमें इस वर्ब को कंसीडर नहीं करना है वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? फिर से आप देखिए प्रिंसिपल वर्ब को समझने के लिए वेंट को कंसीडर करना है प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, और ये सी जो है टू सी ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में वॉइस में कंसीडर नहीं होगा. इसका कंसीडरेशन आएगा, वी विल डिस्कस अबाउट. सेकंड सेंटेंस देखिए आई सॉ हर प्लेइंग क्रिकेट. यहाँ पर प्लेइंग भी वर्ब है और सॉ भी वर्ब है, राइट? इसमें मेन वर्ब क्या है? सॉ है. प्लेइंग इसमें मेन वर्ब नहीं है. क्यों नहीं है इसको समझने के लिए हम तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे. लेट अस सी द थर्ड एग्जाम्पल. दिलीप इज प्लेइंग क्रिकेट. यहाँ पर भी प्लेइंग यूज हुआ है एंड हियर ऑल्सो प्लेइंग इज बीन यूज्ड. इसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा एंड हियर ऑल्सो द फर्स्ट फॉर्म द वर्ब कंटेन्स ING सफिक्स लगा हुआ है ING. तो क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ द वर्ड प्लेइंग इन सेंटेंस नंबर 2 एंड यूज ऑफ द वर्ड प्लेइंग इन सेंटेंस नंबर 3. अर्थात सेंटेंस नंबर 2 में प्लेइंग का प्रयोग जिस प्रकार किया गया है उसमें, और सेंटेंस नंबर 3 में प्लेइंग का प्रयोग जिस प्रकार किया गया है उसमें, दोनों में क्या अंतर है? चलिए देखते हैं. यहाँ पर प्लेइंग के पहले सेंटेंस 3 देखिए. प्लेइंग के पहले क्या लिखा हुआ है? इज, राइट? आपको पता है इज एक ऑक्सिलरी वर्ब है, एक सहायक क्रिया है. ये टेंस बताता है. यहाँ पर वर्ब में ING प्लेइंग के साथ इज लगा हुआ है उसके पहले, राइट? यहाँ पर प्लेइंग के पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं हुआ है, राइट? तो इस सेंटेंस में प्लेइंग को हम प्रिंसिपल वर्ब नहीं मानेंगे. इसका प्रिंसिपल होगा सॉ. जबकि सेंटेंस नंबर 3 में प्लेइंग इज अ प्रिंसिपल वर्ब
and it is preceded by an auxiliary verb is, right? इसका मतलब verb में ing लगाने से ही वो मुख्य क्रिया नहीं होती। यदि किसी सेंटेंस में verb में ing लगा हो और उसके पहले कोई auxiliary verb का प्रयोग नहीं हुआ, तो आप समझ लीजिए कि ये प्रिंसिपल वर्ब नहीं है। और जो प्रिंसिपल वर्ब नहीं है वो क्या है, वो हम समझेंगे। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 4, रोमा कैन प्ले क्रिकेट। यहाँ पर भी प्ले वर्ब के रूप में है, लेकिन इसके पहले एक वर्ड यूज किया गया है कैन, ये भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है। नाउ हमें इन चारों एग्जाम्पल से क्या निष्कर्ष निकला? फर्स्ट सेंटेंस में वेंट प्रिंसिपल वर्ब है, सेकंड सेंटेंस में सॉ प्रिंसिपल वर्ब है, थर्ड सेंटेंस में प्ले इज प्लेइंग प्रिंसिपल वर्ब है, एंड फोर्थ सेंटेंस में प्ले प्रिंसिपल वर्ब है, उसके पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब लगा है। जैसे कि यहाँ पर प्लेइंग प्रिंसिपल वर्ब है, इसके पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है। और इन द फर्स्ट सेंटेंस सी के पहले टू लगा है। सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सी। सी के 3 फॉर्म्स होते हैं, सी, सॉ, सीन, आपको पता है, यू नो दैट। तो व्हेनेवर जब किसी सेंटेंस में सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो या टू लगा हो, उसके बाद कोई वर्ब लिखना हो, प्रिंसिपल वर्ब लिखना हो, एक्शन वर्ड लिखना हो, तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। दैट यू मस्ट कीप ऑलवेज इन माइंड। ये हमेशा टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है एक्टिव वॉइस में, राइट? ये याद रखिएगा। हम यहाँ सभी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिए हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसको हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ सबसे अंत में देखेंगे, लेकिन हम सारे एक्टिव वॉइस को लेके चल रहे हैं। तो इन एक्टिव वॉइस में टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, कभी भी टू के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगता। टू वेंट नहीं हो सकता, टू सॉ नहीं हो सकता, टू गॉन नहीं हो सकता, और टू सीन नहीं हो सकता, राइट? सो टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये जहाँ पर भी आएगा इसे हम प्रिंसिपल वर्ब नहीं मानेंगे। सेकंड केस में आइए, प्लेइंग, यदि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, दिस इज वर्ब प्लस आईएनजी, राइट? एंड हियर आल्सो verb plus ing is being used, right? So when in a sentence verb में ing लगा हो और उसके पहले कोई भी auxiliary verb का यूज नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पर playing है, इसके पहले किसी भी auxiliary verb is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall कुछ नहीं यूज हुआ। किसी भी auxiliary verb का वैसे has, have का प्रयोग तो हो भी नहीं सकता इसमें ऐड का, क्योंकि वर्ब में ing लगा हुआ है। लेकिन फिर भी एक जनरल परसेप्शन आप लिख लीजिए कि वर्ब में आईएनजी कंटिन्यूअस में यूज करते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, राइट? तो इस आईएनजी के पहले यदि हम इस एम आर लगा सकते हैं, वॉज वर लगा सकते हैं, हैज बीन हैव बीन लगा सकते हैं, हैड बीन लगा सकते हैं, विल हैव बीन शैल हैव बीन लगा सकते हैं, विल बी शैल बी लगा सकते हैं। तो दिस आर ऑल कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, राइट? आपको भी याद होगा कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा कंटिन्यूअस में लगता है, या तो वो सिंपल कंटिन्यूअस टेंस हो या वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। सो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब के पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब जो कि, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से चलता हूँ, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये कुछ न लगा, इसकी लिस्ट में आपको दे दूंगा, इसके पहले कुछ नहीं लगा तो इसे आप प्रिंसिपल वर्ब नहीं मानेंगे, राइट? तो इसे क्या मानेंगे ये भी हम समझेंगे। लेकिन आगे अभी मैं एग्जांपल से चल रहा हूँ। प्लेइंग के पहले इज, एम, आर लगा हो, वॉज, वेयर या कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगा हो, तो ये पूरा का पूरा मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब का पार्ट माना जाता है या होता है। तो इसमें प्लेइंग एक्शन वर्ड है और इस, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब है, जिसे हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, राइट? और फाइनली प्ले के पहले कैन लगा हुआ है, ये भी यहाँ पर कैन इज ऑल्सो एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड दिस इज कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी, राइट? यहाँ पर इज प्राइमरी ऑक्सिलरी है और कैन मॉडल ऑक्सिलरी है। तो ये ऑक्सिलरी में 2 काइंड्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। अब ये टेक्निकल टर्म्स में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक लिस्ट दूंगा, उस सारे लिस्ट को आपको दिमाग में रखना होगा। वैसे भी आप लोग 10th 11th के स्टूडेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको आती होंगी, तो आपको जस्ट रीकैप के लिए इतना ज़रूरी है, क्योंकि टेंसेस चैप्टर में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे वॉइस पढ़ाना है। ये एक रीकैप है,
जिससे कि आपके माइंड में फ्रेश हो जाए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब्स आर देयर। और अभी अभी मैंने कहा कि मैं आपको एक लिस्ट दूंगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, दोस्तों, फ्रेंड्स, मेरे पीछे उस वर्ब्स की लिस्ट दी हुई है। मैं चाहूँगा कि इस लिस्ट को आप ध्यान से देखें और इसे कहीं पर नोट डाउन करें, ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो लिस्ट ऑफ वर्ब्स आपके पीछे, यहाँ आप देखिए लिस्ट ऑफ ऑक्सिलरीज लिखा हुआ है, इसके नीचे 3 कॉलम 3 लिस्ट बनाए हमने। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, 3 हेडिंग्स है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक मॉडल ऑक्सिलरीज है और तीसरा नॉन फॉर्मल्स। ये तीनों आपको दिमाग में रखना। इससे कुछ क्लियर होगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज में डू, डज, डिड, is, am, are, was, what, has, have, has been, have been, had been, will, shall plus be, will, shall plus have, will, shall plus have been। मॉडल ऑक्सिलरीज में जिसको आप मॉडल्स पढ़ते हैं, will, shall, may, might, can, could, would, should, used to, ought to, has, have to, had to, मस्ट इत्यादि आते हैं। एंड नॉन फाइनाइट्स में 2 प्रकार के फॉर्म होते हैं वर्ब के, 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और वर्ब में आईएनजी लगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वर्ब में आईएनजी लगा हो और उसके पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगा, वो नॉन फाइनाइट्स में गिने जाएंगे। जिस तरह से 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ किया। आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके बहुत काम आने वाला है। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम टेंसेस और स्पेसिफिकली वर्ब्स को हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और हम सीखेंगे कि ये वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। हमें उसके टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको टेक्निकल टर्म्स नहीं पूछेंगे। एग्जामिनेशन में आपको एग्जाम्पल्स होंगे, या तो उसमें एरर करेक्शन आएगा, या तो मिसिंग वर्ड होगा, या किसी और तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको बेसिकली पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है वर्ब्स को। तो ये सारे वर्ब्स आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। इसका लिस्ट मैक्सिमम आपके दिमाग में होगा। यदि आप ये कभी कभी आप मिक्स भी कर जाते हैं कि आप प्राइमरी के साथ मॉडल मिक्स करते हैं, मॉडल के साथ नॉन फाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म कभी भी हम प्रिंसिपल वर्ब में यूज़ नहीं करते, और वर्ब प्लस आईएनजी अकेले आया हो तो प्रिंसिपल वर्ब में यूज़ नहीं करते। ये आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। ये सारी लिस्ट आपको ऑक्सिलरीज और नॉन फाइनाइट्स के रूप में सामने देंगे।